हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। आज हमारा जो टॉपिक है, समरूप आवेशित अनंत विस्तार की प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमने पिछले वीडियो में फाइंड की थी, उसी से आगे बढ़ते हुए समरूप आवेशित जो प्लेट है अनंत विस्तार की, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सत्यापित करेंगे। तो देखिए, समरूप आवेशित अनंत विस्तार की प्लेट या परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए व्यंजक क्या होता है, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। यह आपके पास एक समरूप आवेशित प्लेट है जो अनंत विस्तार की है, और इसका एक छोटा पार्ट हमने ABCD यहाँ प्रदर्शित किया है। और ये जो छोटा पार्ट है ABCD, ये कैसा है? समरूप आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है हम मान लेते हैं सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या मान लेते हैं? सिग्मा। तो क्या लिखेंगे थ्योरी में? माना अनंत विस्तार की समरूप आवेशित परत का एक छोटा भाग ABCD चित्र में प्रदर्शित है, जबकि परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि एक सतह है, 2 डायमेंशनल है, और हमने अध्ययन किया था जब कोई सतह होती है 2 डायमेंशन फॉर्म होती है तो उस पर जो आवेश होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में परिभाषित होता है, सिग्मा के रूप में। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए एक काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे हम क्या कह सकते हैं? गौसीय पृष्ठ। एक काल्पनिक बंद पृष्ठ या गौसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। तो देखिए, अब इसके हम एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो ये परत है, ये परत किस तरह से है हम ये मान सकते हैं, जैसे ये आपके सामने बुक है तो ये परत इस तरह से है, और ये परत जो है आपके सामने एक चीज़ और, ये समरूप आवेशित जो अनंत विस्तार की प्लेट है, अनंत विस्तार की अचालक, हमने जो टॉपिक पिछले वीडियो में अध्ययन किया था अचालक था वो, तो समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक प्लेट है, ये अचालक है। ये हम अचालक भी कह सकते हैं और कुचालक भी। एक ही बात है।
तो हेडिंग क्या है, समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक या कुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। माना एक अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक परत का एक छोटा भाग ABCD चित्र में प्रदर्शित है, जबकि परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है। तो ये परत इस प्रकार से है, इसे आवेशित किया गया। तो हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच से ये एक बेलनाकार पृष्ठ है, इसकी कल्पना करेंगे जो कि बंद है। तो एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है गाउस के नियम में, वो कैसा होता है, बंद होता है। और हम मान लेते हैं कि ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है जो इसके आर पार है, इसके क्या है, आर पार। तो जब ये काल्पनिक बंद पृष्ठ इसके आर पार होगा तो कुछ ये कंडीशन प्राप्त होगी आपको। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बुक है और ये आपका काल्पनिक पृष्ठ है, तो ये आर पार है इसके, तो इस कंडीशन को प्राप्त करेंगे। तो ये काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो इस परत के आर पार हो रहा है, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से आर पार हो रहा है इसको। और ये आकृति कैसी है इस बंद पृष्ठ की, बेलनाकार। तो देखिए ये हमने काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। काल्पनिक बंद पृष्ठ और आकृति क्या है इसकी, बेलनाकार। अब ध्यान से देखें, तो ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है जो इस परत के आर पार हो चुका है। ये परत इस प्रकार से थी और ये बंद पृष्ठ आर पार हो चुका है। इसके तीन पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये वृत्ताकार पृष्ठ ये वाला, दूसरा पृष्ठ ये वृत्ताकार, और तीसरा ये पूरा कंप्लीट इसके चारों ओर का वक्र पृष्ठ। तो हम इसे तीन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। ये आपका S1 पृष्ठ है, ये आपका S2 पृष्ठ है। ये हम अलग से लिख देते हैं इसे। तो ये आपका वृत्ताकार पृष्ठ S1, ये वृत्ताकार पृष्ठ S2, और ये जो इसके चारों ओर का पृष्ठ है ये कौन सा है, S3। इसे मैं यहाँ ले देता हूँ, ये आपका S3 पृष्ठ है। तो हमने क्या लिखा था, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए एक काल्पनिक बंद पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। जिसकी लंबाई, अब हम लंबाई यहाँ से, ये सेंटर पॉइंट है परत का, तो ये R लंबाई मान लेते हैं इस साइड में। तो सेम ये यहाँ पर भी R लंबाई होगा, आर पार है ये पृष्ठ, तो सेम R होगा मिड पॉइंट से। तो टोटल जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2R। R प्लस R कितनी हो जाएगी, 2R, जिसकी लंबाई 2R है, तथा यह 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। अब 3 पृष्ठ कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 S1 पृष्ठ, और S1 जो पृष्ठ है वो कैसा है, वृत्ताकार भाग है। S1 पृष्ठ कैसा है, वृत्ताकार भाग है, और ये कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है, दाईं ओर है, दाईं ओर। दूसरा क्या है, S2 पृष्ठ है। S2 पृष्ठ भी कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार भाग है, लेकिन ये वृत्ताकार भाग कहाँ है, बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड में है। S2 पृष्ठ वृत्ताकार भाग बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और दाईं ओर का मतलब राइट हैंड साइड।
और तीसरा कौन सा है, वक्र पृष्ठ, सॉरी S3 पृष्ठ, और S3 पृष्ठ कौन सा है, वक्र पृष्ठ। कर्व जो है सरफेस इसके चारों ओर का वो वक्र पृष्ठ है। अब हमें इन तीनों पृष्ठों के लिए हमें ए वेक्टर और ds वेक्टर की दिशा फाइंड करनी है। थीटा फाइंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जब फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे फाई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो वहाँ हमें फाई की वैल्यू ई वेक्टर डॉट ds जब पुट करेंगे तो वहाँ हमें उसके तीनों पृष्ठों को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो वहाँ हमें डॉट प्रोडक्ट करना होगा, और डॉट प्रोडक्ट जब खोलेंगे तो हमें थीटा चाहिए। तो हमें ये तो पता है ये परत इस तरह से विद्यमान है और ये बेलनाकार पृष्ठ इस परत के आर पार है। तो ये परत का ये पार्ट और ये परत का ये पार्ट, इधर भी इस पर आवेश है और इधर भी आवेश है। आवेश दोनों तरफ क्यों लिया हमने उसकी बात आता हूँ आपको, क्योंकि हमने एक बात डिस्क्राइब की थी पिछले वीडियो में कि जो आपकी कोई कुचालक सतह होती है उस कुचालक सतह को दिया गया जो चार्ज है, दिया गया जो आवेश है वहीं विद्यमान रहता है जहाँ वो है, जबकि चालक प्लेट को दिया गया आवेश सारी स्थान पर वितरित हो रहता है, सभी जगह आ जाता है। तो यदि हमने इस कुचालक प्लेट को आवेश यहाँ दिया होता फिर तो ये यहीं रहता, यहाँ दिया होता तो ये यहीं रहता। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसके दोनों तरफ अगर यदि आवेश दे दिया जाए तो इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि यदि हमने इस तरफ ही आवेश दिया है तो फिर आवेश इस साइड में नहीं आ सकता। तो हमें जो तीव्रता का अध्ययन करेंगे फिर वो हमारी तरफ एक ही पार्ट का आएगा, परत का जो है एक ही पार्ट अपना योगदान देगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करने में। तो हम देखना चाहते हैं कि यदि इस प्लेट को समरूप आवेशित करें दोनों तरफ से, तब दोनों तरफ से आवेशित होने के बाद ये प्लेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपना क्या योगदान देती है, क्योंकि अचालक प्लेट पर दिया गया आवेश जहाँ विद्यमान होता है वही रहता है, वो पूर्ण सतह पर वितरित नहीं होता। तो यदि हम इस संपूर्ण आवेशित प्लेट को एक तरफ आवेश देंगे तो केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक पार्ट का योगदान होगा, एक भाग का ही योगदान होगा, तो दूसरे पार्ट का योगदान नहीं होगा। तो हम दूसरे पार्ट का भी योगदान देखना चाहते हैं, उसका योगदान क्या होगा। इसलिए हमने इस अचालक प्लेट को दोनों तरफ से आवेशित किया है, क्योंकि एक तरफ आवेशित करने के बाद वो चार्ज दूसरी तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्लेट कैसी है, अचालक। इसलिए हमने प्लेट को दोनों तरफ से आवेशित किया है। तो ये इस तरफ भी आवेश है, इस तरफ भी आवेश है। ये बेलनाकार बंद गौसीय पृष्ठ है जो इसके आर पार है 2r लंबाई का, ये वृत्ताकार भाग S1, ये वृत्ताकार भाग S2 और ये इसका S3 वक्र पृष्ठ है। हमने देखा था कोई भी जो प्लेट होती है पिछले वीडियो में, इस प्लेट के कारण जो उत्पन्न तीव्रता होती है वो तीव्रता प्लेट के लंबवत होती है और बाहर की ओर होती है। तो यदि यहाँ आवेश होगा धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत बाहर की ओर इधर होगी, और यहाँ धनावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट के लंबवत बाहर की ओर इधर होगी। यही पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। तो देखिए आप ध्यान से, इस समरूप आवेशित प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन ये होगी प्लेट के लंबवत बाहर की ओर। और यदि इस प्लेट के इस साइड में आवेश हो और बिंदु हम इस साइड में लें तो इधर भी इस प्लेट के कारण तीव्रता प्लेट के लंबवत होगी और बाहर की ओर होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के लंबवत बाहर की ओर इस साइड में, धनावेश इस साइड में है तो इधर तीव्रता होगी, धनावेश इस साइड में होगा तो तीव्रता इस साइड में होगी। हमेशा प्लेट के लंबवत होती है और बाहर की ओर होती है तीव्रता। अब देखते हैं ds वेक्टर। यदि ये बेलनाकार पृष्ठ है और ये वृत्ताकार पार्ट है तो हम जब इस साइड में खड़े होंगे और जब इसको यूँ देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश हमारी आंखों की ओर, हमारे फेस की ओर होगा, यानी बाहर की ओर होगा। तो S1 जो पृष्ठ है, ये S1 पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश ds1 वेक्टर ई वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो θ1 कितना होगा, 0 डिग्री। θ1 कितना होगा, 0 डिग्री। तो S1 पृष्ठ के लिए ई वेक्टर पैरेलल है किसके, ds1 वेक्टर के। तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। ये आपका पहले पृष्ठ के लिए थीटा फाइंड हो गया। आगे देखिए S2 पृष्ठ है, S2 पृष्ठ के लिए ई वेक्टर इधर है। जब हम S2 पृष्ठ के इस वृत्ताकार पार्ट को देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश हमारी आंखों की ओर होगा, हमारे फेस की ओर। तो यहाँ S2 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है ds2 वेक्टर वो भी ई वेक्टर की दिशा में है, इसलिए θ2 भी कितना होगा, 0 डिग्री। θ2 कितना होगा, 0 डिग्री। तो S2 पृष्ठ के लिए भी ई वेक्टर पैरेलल है क्षेत्रफल सदिश ds2 वेक्टर के, इसलिए θ2 कितना होगा, 0 डिग्री। अब S3 पृष्ठ, S3 जो पृष्ठ है वो आपका वक्र पृष्ठ है, ये वाला। अब वक्र पृष्ठ है, चाहे आप ऊपर खड़े हो तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा, अगर आप नीचे से देख रहे हैं तो क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर होगा, यदि आप सामने से देख रहे हैं तो क्षेत्रफल सदिश सामने की ओर होगा, और यदि आप यहाँ बैक साइड से देख रहे हैं तो क्षेत्रफल सदिश यहाँ होगा। किसी भी कंडीशन में, चाहे क्षेत्रफल सदिश ऊपर हो, चाहे क्षेत्रफल सदिश नीचे हो,
चाहे सामने हो और चाहे पीछे हो, ये हमेशा क्षेत्रफल सदिश इस ई वेक्टर के या इस ई वेक्टर के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं इस S3 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश जो है DS3 वेक्टर ऊपर की ओर है, तो θ3 का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। यदि नीचे की ओर होता तब भी कितना होता, 90 डिग्री। ये सामने की ओर होता तब भी कितना होता, इस ई वेक्टर से, ये ई वेक्टर है, इससे कितना होता, 90 डिग्री। और यदि क्षेत्रफल सदिश पीछे होता तब भी ई वेक्टर से कितना होता, 90 डिग्री। प्रत्येक कंडीशन में क्षेत्रफल सदिश DS3 जो वक्र पृष्ठ के लिए खींचा गया है वो ई वेक्टर से 90 डिग्री का कोण ही कंप्लीट करेगा, बनाएगा। तो ई वेक्टर S3 पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो θ3 का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। ये कुल मिला के आपके पास पूरी कंप्लीट इसकी थ्योरी है। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे अतः गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या, फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपन एप्सिलॉन 0। फाई ई की वैल्यू क्या होती है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और क्षेत्रफल अल्पांश है इसलिए क्या आएगा, s, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन। क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन। गाउसीय पृष्ठ है s, और क्योंकि गाउसीय पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ तो कंप्लीट बंद है, बेलनाकार है ये, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब क्योंकि ये बंद गाउसीय पृष्ठ, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, तो जब इसे 3 पृष्ठों में तोड़ेंगे तो जो क्षेत्रफल अल्पांश है DS1 DS2 DS3 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्लोज इंटीग्रेशन अगले स्टेप में हट जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए S1 पृष्ठ के लिए आएगा ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस S2 पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस S3 पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। देखिए यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन था, यहाँ सबके साथ ओपन इंटीग्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन S लिखा हुआ है अकेला, S का मतलब पूरा कंप्लीट बेलनाकार पृष्ठ एक ही है। अब हमने यहाँ DS1 S1 पृष्ठ के लिए, DS2 S2 पृष्ठ के लिए और S3 पृष्ठ के लिए DS3 3 क्षेत्रफल सदिशों में हमने तोड़ दिया, 3 पार्ट में तोड़ दिया, तो बीच में क्या लगा दिया, प्लस। तो इन तीनों पार्टों को जोड़ेंगे तब एक बनेगा, तो यहाँ तो क्लोज इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन ये क्योंकि तीनों अलग अलग पार्ट हैं, बेलनाकार पार्ट अलग है, ये इसे अलग कर दिया और वक्र पृष्ठ को अलग कर दिया, तब यहाँ ओपन इंटीग्रेशन ही आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो हमने ये बात की चर्चा की थी, जब किसी बंद पृष्ठ को उसके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तब क्लोज इंटीग्रेशन नहीं आता, ओपन इंटीग्रेशन ही आएगा। तो ये इंटीग्रेशन समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। अगले स्टेप में डॉट खोलकर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए अगले स्टेप में क्या प्राप्त होगा आपको। इसे देखिए S1 पृष्ठ के लिए EDS1 cos θ1 प्लस S2 पृष्ठ के लिए EDS2 cos θ2 और S3 पृष्ठ के लिए EDS3 cos θ3 समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या आएगा, S1 θ1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 डिग्री, तो कोस 0। θ2 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो कोस 0। और θ3 की वैल्यू कितनी है, 90, तो कोस 90 इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू ये EDS1 प्लस S2 पृष्ठ के लिए EDS2 कोस 0 की वैल्यू दोबारा से क्या होगी, 1 इंटू दिस वैल्यू ये,
और कोस 90 वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू EDS3 टोटल क्या हो जाएगा 0, समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। यहाँ से वैल्यू बताना चाहें तो बता सकते हैं, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0। यहाँ से E कांस्टेंट है, बाहर आएगा, S1 पृष्ठ के लिए आएगा DS1 1, यहाँ से फिर E बार आएगा 1 DS2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0। समीशन क्यू होता है गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश। अब गाउसीय पृष्ठ, ये प्लेट थी, ये गाउसीय पृष्ठ था आर पार, इसने कितना आवेश परिबद्ध किया है, तो ये कितना आवेश परिबद्ध करेगा। हमें यदि एकांक क्षेत्रफल का आवेश पता है तो हम आवेश निकाल सकते हैं, और एकांक क्षेत्रफल का आवेश हमें पता है क्योंकि पृष्ठीय आवेश में तो सिग्मा एकांक क्षेत्रफल का आवेश ही होता है। तो आप लिखेंगे क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा, इसलिए S क्षेत्रफल, इसलिए S क्षेत्रफल, या यूँ लिख सकते हैं गाउसीय पृष्ठ के S क्षेत्रफल द्वारा परिबद्ध कुल आवेश समीशन क्यू बराबर सिग्मा S। एकांक क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा है तो S क्षेत्रफल का आवेश कितना होगा सिग्मा S। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। E DS1 के सापेक्ष 1 का समाकलन S1 और DS2 के सापेक्ष 1 का समाकलन S2। कैसे हुआ ये, हम जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, सॉरी, x के सापेक्ष 1 का समाकलन x होता है, y के सापेक्ष 1 का समाकलन y होता है। तो S1 के सापेक्ष 1 का समाकलन S1 हो जाएगा और DS1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा S2। अब ये S1 और S2 क्या है, S1 और S2 जो है ये बेलनाकार पार्ट के क्षेत्रफल हैं, बेलनाकार भाग के क्षेत्रफल हैं। और किसी भी बेलनाकार पार्ट का जो S1 और S2 का जो क्षेत्रफल होगा वो एक समान होगा, S मान लेते हैं उसे, क्या मान लेते हैं S। कैसे, मान लीजिए ये बेलन है तो इसका जो पार्ट यहाँ बेलनाकार होगा वही पार्ट यहाँ होगा, तो इन दोनों का बेलनाकार पार्ट का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो S1 S2 क्या है बेलनाकार भाग के क्षेत्रफल और हमने उसे क्या मान लिया S। तो क्या आएगा यहाँ पर ES प्लस ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन 0। ES इंटू ES 2ES सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। S से S क्या हो गया कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। E की वैल्यू 2 अपॉन में चला जाएगा तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। वेक्टर फॉर्म लिखें इसकी, तो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, साथ में आएगा n कैप। n कैप E वेक्टर है और एक E वेक्टर दिशा कौन दिखाएगा n कैप। n कैप क्या है, यहाँ n कैप एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है और इसकी दिशा होती है, ये परत है, एकांक सदिश की दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर, या इधर आवेश है तो परत के लंबवत बाहर की ओर। तो आप लिखेंगे यहाँ n कैप एकांक सदिश है जिसकी दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो किसी समरूप आवेशित अचालक, किसी समरूप आवेशित अचालक अनंत विस्तार की प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। और यहाँ से हम यदि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिए कि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब प्लेट के कारण अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्टेंस पर, दूरी पर निर्भर नहीं करती। तो देखिए यहाँ से E समानुपाती सिग्मा है, E समानुपाती क्या है सिग्मा, सिग्मा का मतलब
सिग्मा का तात्पर्य पृष्ठीय आवेश घनत्व। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के समानुपाती है। क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं? हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी। और हम 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, r की पावर 0। हम जानते हैं किसी भी राशि की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो जब मैं इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और 1 को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 r की पावर 0, क्योंकि किसी भी यूनिट, किसी भी वैल्यू की, किसी भी क्वांटिटी की पावर जब 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ E समानुपाती r की पावर 0, सही है, E समानुपाती r की पावर 0। और E समानुपाती r की पावर 0 का मतलब क्या होगा? E समानुपाती r की पावर 0 का मतलब हुआ कि समरूप आवेशित अचालक जो प्लेट है अनंत विस्तार की, उस प्लेट के कारण उत्पन्न तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि r की पावर 0 है, r पर निर्भर नहीं करती। क्यों? क्योंकि कहीं पर फॉर्मूले में r नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समरूप आवेशित अनंत विस्तार की प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। अब यदि इसका डायग्राम बनाना चाहें तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में S या Q अपॉन में A, तो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। E समानुपाती है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के, तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ। लेकिन दूरी के साथ यदि ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें तो साफ पता लग रहा है सूत्र से कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अनंत विस्तार की प्लेट के कारण, जो अचालक प्लेट के लिए तीव्रता निकाली है, वो डिस्टेंस पर निर्भर ही नहीं कर रहा, डिस्टेंस की पावर के 0 के समानुपाती है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस नहीं है फॉर्मूले में। इसका मतलब चाहे मूल बिंदु से आगे जाने पर दूरी बढ़े, चाहे आगे से वापस मूल बिंदु की ओर आए, दूरी बढ़े चाहे घटे, तीव्रता का मान क्या रहेगा? नियत। तो ये इस तरह से प्राप्त होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करती। तो जो मान मूल बिंदु पर है, जो मान थोड़े आगे बढ़ने पर है, और आगे बढ़ने पर है, और आगे बढ़ने पर है, सभी डिस्टेंस पर, चाहे डिस्टेंस कम हो चाहे ज़्यादा हो, किसी भी तरह से हो, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो एक समान नियत है। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण तीव्रता का, और वो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती है और दूरी पर निर्भर ये नहीं करता। तो उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ आ चुका होगा अब तक। अगले वीडियो में मिलते हैं हम समरूप आवेशित अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। धन्यवाद आप सभी का।